नमस्कार। आज हम अगला टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद का क्या कारण है उदय होने के, इसका अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इससे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत के अथवा राजनीति के विज्ञान की स्थापना के एक गंभीर प्रयत्न के रूप में सराहा गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु ये अपने युग की ज्वलंत समस्याओं पर भी कोई सामयिक एवं निश्चित दृष्टिकोण देने में भी असमर्थ रहा। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। इस स्थिति में अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उनके आधार पर प्राय ये कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, किंतु ये वास्तव में ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो ये एक ऐसा बौद्धिक प्रयास दिखाई पड़ता है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण के बीच उचित तालमेल स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। माइकल हैस एवं थियोडर एल ब्रेकर ने उत्तर व्यवहार के जन्म एवं विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रतिवाद है और इन दोनों के अंतर्विरोधों एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण है। एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिख पड़ते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय लक्षण मूल्य, द्वितीय का वैज्ञानिक लक्षण वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही मौजूद हैं। तो भी उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के समान नहीं है, उनसे भिन्न है। एस एल वेस्फी ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए कहा है कि अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण में मौजूद श्रेष्ठताओं का गुण स्वीकार कर लिया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों को स्थान दिया है, किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इसने परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को भी अपनाया। इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद को हमारे युग के राजनीति विज्ञान का सहज एवं संतुलित विकास कहना उचित होगा। इसने राजनीति विज्ञान को हमारे युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक एवं कार्योन्मुख बनाया है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के क्या कारण रहे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का मूल कारण व्यवहारवाद में निहित कमियों एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र असंतोष को माना जाता है। व्यवहारवाद एक ओर अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, दूसरी ओर यह शुद्ध अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने युग की समस्याओं के समाधान के बारे में कोई ठोस व निश्चित विचार देने में असफल रहा है। इस स्थिति में स्वयं व्यवहारवादियों ने राजनीतिक जगत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अनुपयोगिता को स्वीकारा और इसमें सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पुराने व्यवहारवादी विद्वान डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा, व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में आधारभूत सुधार की मांग की। व्यवहारवाद के दोषों एवं कमियों के विरुद्ध
व्यवहारवादियों की इस सुधारात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उदारवाद की स्थापना, उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना एवं विकास हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। प्रथम कारण है, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। व्यवहारवाद का आधारभूत दोष यह है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में असमर्थ रहा है। अपने इस दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक विकसित करने की कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं था। अतः व्यवहारवादियों की इस मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरा कारण है, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का दावा था कि मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं और वे इन नियमों के आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित व सही भविष्यवाणी भी करने में सफल हो सकते हैं। किंतु वास्तव में मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही संभव नहीं है। इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियमों का निर्माण संभव था, न ही सही भविष्यवाणी की जा सकती थी। व्यवहारवाद की इस सफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तरवाद व्यवहारवादी धारणा का जन्म हुआ। तीसरा कारण है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मात्र तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और मूल्यों की पूरी उपेक्षा की। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना कहा जाने लगा है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्य एवं मूल्य दोनों का ही महत्व है। व्यवहारवाद के इस दोष के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। चौथा कारण है, व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता व निष्क्रियता। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग की प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा की। उनके समय की प्रमुख समस्याएं थी शीत युद्ध, साम्यवाद का प्रसार का भय, आणविक युद्ध का खतरा, नव स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देशों में तानाशाही शासनों के बढ़ने की संभावना, अमेरिकी समाज में नस्ली दंगे, नागरिक अधिकार, अमेरिका का वियतनाम के साथ अघोषित युद्ध में शामिल होना और इसके खिलाफ अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन का होना, विश्व स्तर पर जनसंख्या विस्फोट व गरीबी की समस्या। व्यवहारवादियों ने अपने समय की इन ज्वलित समस्याओं के प्रति तटस्थता व उदासीनता का रुख अपनाया, जबकि संपूर्ण समाज की नज़र यह उनकी बौद्धिक जिम्मेदारी थी कि वे इन समस्याओं के हल के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करते। वस्तुतः इन समस्याओं के प्रति उनकी निष्क्रियता ने उन्हें उनके समय की दृष्टि से अप्रासंगिक भी बना दिया। अंतिम कारण है, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों एवं उनके आपसी विरोध ने स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति विज्ञान को एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है जो इन दोनों दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त हो, किंतु इसमें इन दोनों के गुण पर्याप्त मात्रा में हो। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने हमारे युग की इस मांग की पूर्ति की है और इसे ही इसकी उत्पत्ति का मूल एवं भावात्मक कारण माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक कला के साथ ही एक सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकारा है। इसने आधुनिक युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी रुचि ली है। इस दृष्टि से बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने की चेष्टा भी की है। अब संक्षेप में अगर हम समझे कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की जो वास्तव में संभव नहीं है। व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम बनाने में असफल रहे। व्यवहारवाद ने मूल्यों की अत्यंत उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने अपने समय की जो समस्याएं थी उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया और व्यवहारवाद समय की मांग है जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे।